जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपके लिए बहुत ही हर्ष की बात है साथियों, आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज रहने वाली है जेट एग्जाम के पीवाईक्यू की। इस जेट एग्जाम के पीवाईक्यू के अंतर्गत अपन जितने क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर पोर्शन के रहते हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जितने भी अपन बात करते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम उठा लो, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं और जेट के क्वेश्चन का आपस में रिलेशन रहता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अपने नए क्वेश्चन अपने सामने आते हैं और वो नए क्वेश्चन क्या है, जेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। और दूसरा ये बात करेंगे जेट 2025 में शामिल होने वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो ये गोल्डन क्लास रहने वाली है ना, बहुत बड़ी क्लास रहने वाली है, क्योंकि उनके उस 40 क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये देखेंगे भी 40 क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से कैसे पूछे जा सकते हैं और आपके इस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो साथियों, शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं अपन आज के सेशन के साथ। और आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इसी सीरीज के अंतर्गत अपन लगभग सभी जेट के जो पीवाईक्यू रहते हैं 15 से लेकर अभी तक बात करेंगे 23-24 तक की बात करेंगे, अपन सभी की चर्चा करेंगे साथियों, सीक्वेंस वाइज जो अपन इस सीरीज के अंतर्गत, और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रहने वाली है साथियों। तो टॉपिक आज का जो अपन बात करें, टॉपिक आपका कौन सा रह जाएगा साथियों? टॉपिक रह जाएगा जेट एग्जाम 2015 की चर्चा करेंगे अपन। और जेट 2000 एग्जाम 15 की चर्चा करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है साथियों। जो साथी जेट 2025 में शामिल होना चाहते हैं और घर बैठे एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वो साथी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर अकेडमी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे जाके भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही नामात्र के अंतर्गत फीस में आपको एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन फैकल्टी उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये जेट फाउंडेशन बैच जो साथियों है, ये डॉक्टर पांथरिया जी के नेतृत्व में, इन्हीं के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, जो आपको बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन मार्क की ओर अग्रसर करेंगे साथियों। चलिए साथियों, बात करते हैं। और इसके साथ एक और सूचना है, जो साथी कृषि पर्यवेक्षक 2026 की तैयारी कर रहे हैं या डब्ल्यू 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका रहता है साथियों, क्योंकि जीके पोर्शन उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है। और जीके पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन जीके का एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अर्जुन बैच मिल जाएगा साथियों। अर्जुन बैच संधु सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर की जहां तक बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी साथियों। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जेट 2015 एग्जाम की। तो पहला क्वेश्चन जेट 2015 में पूछा गया था, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? श्रम कार्य की बात करें तो साथियों वो ये भी कह रहा है, इसको अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो कृषि कार्य के लिए ना, कृषि कार्य की बात कर लेते हैं, या अपन बात कर लेते हैं भारवाह के लिए कौन सी गाय की नस्ल है जो सबसे अच्छी मानी जाती है। और आपन ने बात की थी साथियों, ये कौन सी रहती है? आपकी नागौरी रहती है, क्योंकि नागौरी जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागौरी की जहां तक बात करें, इनके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें ना, मिल्क प्रोडक्शन कम ही होता है साथियों, 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। लेकिन नागौरी नस्ल के बैल हैं वो कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। साहिवाल नस्ल की बात करें, अब ये ध्यान रखना, साहिवाल की बात कर लें और गिर की बात कर लें, दोनों की श्रेणी में आती हैं, आपकी दुधारू नस्लों की श्रेणी में आते हैं। किसमें आती हैं? आपकी दुधारू नस्लों की श्रेणी में आते हैं। साहिवाल की बात करें, जहां तक इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है भी, ये क्या है, सर्वाधिक बात करें साथियों, साहिवाल की बात करें तो भारतीय नस्लों में बात करें तो सबसे मीठा दूध जो होता है वो किसका होता है? साहिवाल का होता है। एक तो ये हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है गांव में, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल साहिवाल है, और सर्वाधिक मीठा दूध भी किसका रहता है? साहिवाल। अब बात आती है मीठेपन का कारण क्या है, तो मीठेपन का जो कारण रहता है वो लैक्टोज रहता है साथियों। क्या रहता है? लैक्टोज। आपने सुना होगा, नहीं, इनमें से अगर अपन सारी नस्लों को एक साथ रखें, गाय, भेड़,
भेड़, भैंस, बकरी, इनकी बात करें तो सर्वाधिक मीठा दूध माना जाता है किसका? भैंस का माना जाता है, क्योंकि भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जब अपन प्रॉपर्ली किन की बात करें, अपन गांव की बात करें, और गांव के अंतर्गत सबसे मीठा दूध किसका होता है? साहिवाल का। कारण क्या है साथियों? लैक्टोज की जो मात्रा होती है ना इसमें, वो 5% तक होती है, जिसके कारण सर्वाधिक मीठा दूध साहिवाल नस्ल का है। गिर आपकी एक दुधारू नस्ल है, और यहां रखना, इसका क्या रहता है? भारतीय गांव के अंतर्गत सर्वाधिक लंबा दूध काल रहता है साथियों। क्या रहता है? सर्वाधिक लंबा दूध काल रहता है किसका? गिर का रहता है। नॉर्मली अपन बात करेंगे, गाय का जो गर्भ काल होता है 282 दिन का होता है, लेकिन इसका 310 दिन के समथिंग आपका दूध काल रहता है गिर का, तो इसलिए सर्वाधिक लंबा दूध काल है। थारपाकर की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन किस श्रेणी की साथियों? ये मानी जाती है आपकी द्विप्रयोजनी श्रेणी। द्विप्रयोजनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है थारपाकर। थारपाकर के साथ साथ आप एक और नस्ल के बारे में याद रखोगे, और वो रहती है आपकी कौन सी? हरियाणवी रहती है। तो हरियाणवी होगी, थारपाकर होगी, मेवाती होगी, ये आपकी द्विप्रयोजनी श्रेणी की क्या है? सर्वश्रेष्ठ नस्लें मानी जाती हैं। तो क्या था? निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल शर्म कार्य के लिए? नागौरी है। अब बात आती है भी, क्या भारवाद के अंतर्गत सिर्फ नागौरी को ही याद रखें अपन? तो नागौरी के साथ साथ आपको याद रखनी है साथियों, मालवी नस्ल भी याद रखनी है। कौन सी? मालवी नस्ल। और याद रखना चाहो तो अमृत महल याद रख लेना। कौन सी? अमृत महल। ये भारवाद की श्रेणी में आती है। सॉरी, लेकिन कृषि कार्यों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बैल मानी जाती है, वो नागौरी नस्ल के ही माने जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहता है, जिसकी अपन विस्तृत चर्चा करें। अंतिम तक क्लास को देखिएगा साथियों, 40 के 40 क्वेश्चन की अपन विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन रहता है, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? मतलब यानी कि ये कह रहा है भी, बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी विशेषता क्या है? भी उसकी जो नाक है वो रोमन रहती है। अब ध्यान रखिएगा, यहां अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों? जमुनापरी होता है। अब जमुनापरी की विशेषताओं की बात करें ना, तो बहुत बातें मिलेंगी आपको। मिलेगा तोतामुखी मुख मिलेगा साथियों, तोतामुखी मुख मिलता है, ठीक है। आपको रोमन नाक मिलती है, ठीक है। ये बातें तो इसकी विशेषता हो ही जाती हैं। बात करें भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल यही रह जाती है, सबसे भारी नस्ल यही रह जाती है। और बात करें जमुनापरी कहां की है, तो जमुनापरी आपकी इटावा की रह जाती है ना। इटावा जिला जो कहां का रह जाता है? यूपी का रह जाता है। और भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल भी कौन सी है? जमुनापरी है। कितना दुग्ध उत्पादन है, तो वो बात कर लेते हैं अपन। 5.2 लीटर, 5.2 लीटर जमुनापरी का मिल्क प्रोडक्शन रहता है। तो ये जमुनापरी कुछ विशेष बातें हैं। और बात करें साथियों, तो जमुनापरी के संदर्भ में ध्यान रखना, जमुनापरी बकरी की ऐसी नस्ल है जो क्या शरीर अच्छा खासा होता है, सबसे अपन ये कह सकते हैं भारी नस्ल, या सबसे विशाल नस्ल, या सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी मानी जाती है ये, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है। एक और इसकी विशेषता रहती है, रोमन नाक के साथ साथ अगर अपन बात करें तो जमुनापरी की पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं ना। तो पिछली टांगों पर ध्यान रखना, इसी बकरी के क्या है? पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। किसके? जमुनापरी के। तो ये जमुनापरी के संदर्भ में बातें रह जाती हैं। कहां की है? इटावा जिला यूपी की है। तोतामुखी मुख है, रोमन नाक है, सबसे भारी है, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल है, ठीक है। अब सबसे भारी की बात करें तो सबसे हल्की की बात कर ले तो वो कौन सी रहती है? वो आपकी बर्बरी रहती है। तो सबसे हल्की नस्ल कौन सी रह जाती है? बर्बरी रह जाती है। बर्बरी के संदर्भ में ध्यान रखना साथियों, ये भी आपकी इंटरेस्टिंग ब्रीड रह जाती है। बर्बरी को अपन बात करें, इसे आप सिटी गोट के नाम से जानते हो। किस नाम से? सिटी गोट या डेयरी गोट के नाम से जानते हो। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल रह जाती है ना, सबसे सुंदर नस्ल। सबसे सुंदर नस्ल का कारण क्या रह जाता है? वो रह जाते हैं इसके सींग, क्योंकि सींग किसके समान होते हैं? हिरनी के समान होते हैं ना। हिरनी के समान बर्बरी के सींग होते हैं, इसीलिए सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे हल्की नस्ल है, सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है सिटी गोट के नाम से? शहरों के अंतर्गत इसे बांध कर पाला जाता है, और जिसको बांध कर पाला जाता है वहीं उसे चारा उपलब्ध करवाया जाता है, उसे स्टॉल फीडिंग कहते हैं। यानी कि जो चारा वहीं रख कर ही दिया जाएगा उसे स्टॉल फीडिंग कहते हैं। और स्टॉल फीडिंग वाली भी ब्रीड कौन सी रह जाती है? बर्बरी रह जाती है। बिटल की जहां तक बात करें तो ये रह जाती है गुरदासपुर पंजाब की साथी। कहां की? गुरदासपुर पंजाब की नस्ल रह जाती है। और इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भी, इसके नर में क्या है? नर में दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नर में दाढ़ी पाई जाती है। बिटल गुरदासपुर पंजाब की रह जाती है। मारवाड़ी ये राजस्थान की नस्ल रह जाती है साथियों। इसके संदर्भ में ये भी रह जाता है भी, मारवाड़ी के संदर्भ में अपन बात करें, ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अच्छी खासी होती है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है जमुनापरी, बीटल और बर्बरी के बारे में। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? रोमन नाक वाली आपकी जमुनापरी रह जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, खालिस्तान को रोगाणुनाशक की तरह
पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है? अब ऑप्शन काटते हैं, एक बार फिर इस पे आते हैं ना। अदरक तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, रोगाणुनाशक में नहीं लेते, ना ही यूरिया लेते हैं और ना ही क्लोरोफॉर्म लेते हैं। एक ही ऑप्शन बनता है, कौन सा आपका? बोरिक एसिड। ठीक है साथियों, कौन सा बचेगा? बोरिक एसिड। अब बात करते हैं बोरिक एसिड के साथ साथ और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिनको अपन रोगाणुनाशक के अंतर्गत काम में लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बोरिक एसिड के साथ साथ अपन बात करते हैं डिटोल को अपन काम में ले सकते हैं। डिटोल के साथ साथ आपका पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो डिटोल है, लाल दवा है आपका। ठीक है, या और बात करें तो इसके अलावा आप अदरक नहीं याद रखना, अपन को आयोडीन याद रखना है। क्या याद रखना है? आयोडीन याद रखना है। ठीक है, तो रोगाणुनाशक। अब बात आती है रोगाणुनाशक होते कौन से, इनका ध्यान रखना। ये क्या करते हैं, यहां अपन बात करें जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये रोगाणुनाशक की बात करते हैं ना अपन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वृद्धि को रोकना। ठीक है, तो रोगाणुनाशक के अंतर्गत आपको कौन से एग्जांपल की बात करें तो साथियों कौन से याद रखनी है? एग्जांपल याद रख लेना। अगर आपसे इसके अलावा पूछे तो बोरिक एसिड के साथ साथ डिटोल याद रखना है, लाल दवा याद रखना है, आयोडीन याद रखना है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन आपका, बछड़े में आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, पहले तो ध्यान रखना खीस होता क्या है। जब किसी पशु का क्या होता है साथियों? प्रसव होता है। प्रसव के 1 से लेकर 5 दिन तक, ठीक है, 1 से लेकर 5 दिन तक जो आपका वो स्राव मिलता है, यानी कि 5 दिन तक आपको दूध प्राप्त नहीं होता, तो दूध की जगह जो 1 से 5 दिन तक उसके थनों से जो स्राव होता है, उसी स्राव को अपन किस रूप में जानते हैं? उसी स्राव को अपन क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। 5 दिन बाद आपका यह स्राव जो शुद्ध लैक्टेरियन शरण है, ये दूध में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध की डेफिनेशन भी यही रहती है साथियों, भी प्रसव के 15 दिन पूर्व और 5 दिन बाद जो शुद्ध लैक्टेरियन शरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं, लेकिन प्रसव के 1 से 5 दिन तक जो शरण प्राप्त हो रहा है उसे अपन क्या कह रहे हैं? उसे अपन खीस कह रहे हैं। खीस का सबसे मुख्य कार्य क्या रहता है? खीस का सबसे मुख्य कार्य है प्रतिरोधकता को सशक्त करना। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बच्चे में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो ये 1 से 5 दिन तक जो शरण पिलाया जाता है उसे खीस कहते हैं। और खीस का मुख्य कार्य भी यही है, भी उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। एक और ध्यान रखना साथियों, खीस की जहां तक अपन बात करें ना, इसमें प्रोटीन की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये देखोगे सामान्य दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना ज्यादा आपकी क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है किसमें? खीस के अंतर्गत। तो ये खीस के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। क्या होती है खीस? प्रसव के 1 से 5 दिन तक का शरण खीस कहलाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना है। और दूसरा, पिलाने की जो दर रहती है साथियों, खीस पिलाने की जो दर रहती है वो बछड़े के शरीर भार का 10% होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी खीस की जो मात्रा है वो कितनी देनी चाहिए, तो जितना बछड़े का वेट होता है उसका 10% तक के कहते हैं खीस की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम या बेस्ट मेथड कौन सा है? तो पूर्ण हस्त दोहन विधि, फुल हैंड मेथड कहते हैं जिसे, तो ये कौन सा रह जाता है आपका? फुल हैंड मेथड रह जाता है, फुल हैंड मेथड रह जाता है। चुटकी विधि जिसे नकलिंग विधि कहते हैं अपन। ठीक है, अंगूठा विधि। ठीक है, ये देखें। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब यहां होता क्या है, सबसे अच्छा कौन सा है? आप देखोगे अंगूठा विधि होती है ना, उसमें क्या किया जाता है साथियों? ऐसे हथेली को लिया जाता है और ये अंगूठा आपका अंदर, ठीक है, तो ये थन है, तो थन के ऊपर इस अंगूठे से प्रेशर डाला जाता है और फिर क्या करते हैं अपन? दूध दोहन करते हैं। और जब आप इस अंगूठे का प्रयोग अंदर लेके करते हो तो ये थन पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण उसे पेन भी होता है पशु को, और हो सकता है आप ये अधिक समय तक करते हो तो उसे पेन स्वरूप क्या है, उसे दर्द होने लग जाता है और आपकी वो वेन्स है वो ब्लॉक भी हो सकती है, और जिसमें अपन बात करते हैं थन सूजन की समस्या भी आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अंगूठा विधि आपकी सर्वश्रेष्ठ मेथड नहीं रहता। ठीक है, चुटकी विधि में क्या किया जाता है? एक उंगली और अंगूठे, बस इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। ये प्रमुख रूप से कहां अपनाई जाती है? छोटे पशुओं में, जैसे भेड़ बकरियों के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें चुटकी विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जब दूध की अंतिम मात्रा निकालनी होती है।
जब आपने दूध दोहन पूरा कर दिया है तो अंतिम मात्रा थनों से निकालने के लिए चुटकी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका सर्वश्रेष्ठ मेथड नहीं रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ मेथड कौन सा रहता है? पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। इसमें अंगूठे को अंदर नहीं साथियों, अंगूठे को ऊपर ही रखा जाता है और इस प्रकार से दूध दोहन किया जाता है। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मेथड रहता है पूर्ण हस्त दोहन विधि। इसमें नहीं तो अपन बात करेंगे, एक तो ये देखोगे फुल हैंड मेथड के द्वारा पशु को क्या है, नेचुरल प्रक्रिया का ही आभास होता है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब जैसे उसे बछड़े के द्वारा दूध दोहन किया जा रहा है तो वैसा ही उसे आभास होता है, और वो ना ही उसमें क्या है वो आप दबाव डालने की कोशिश करते हो, तो थन सूजन की समस्या से भी निजात मिलती है। तो दूध दोहन का सर्वोत्तम मेथड कौन सा रहता है? पूर्ण हस्त विधि। एक बात और याद रखना, ये भी रहता है पूर्णतः दूध दोहन का समय क्या रहता है, ठीक है? तो पूर्णतः ध्यान 5 से 7 मिनट में दूध धो लिया जाता है, ठीक है? तो 5 से 7 मिनट में दूध दोहन का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं साथियों, छठा क्वेश्चन है, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? वो रहती है आपके साथियों कौन सी? रिचका रहती है। रिचका, इसी को अपन ल्यूसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये ऐसी फसल है जो वर्ष भर आपका चारा उपलब्ध करवाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। अभी क्वेश्चन जो पूछा था अपन ने ना, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे, उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में उपलब्ध करवा दे, ठीक है? तो ये आपका खीस के संदर्भ में। खीस क्या था पीछे अपन बात कर चुके हैं, प्रसव के 1 से लेकर 5 दिन तक का जो दुग्ध उत्पादन होता है उसे खीस कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है? उत्तर भारत की बात करें साथियों, ये ध्यान रखना। तो जेट 2015 में 8वां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादन करने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी रह जाती है? वो रह जाती है साथियों कौन सी? आपकी मुर्रा रह जाती है। अब मुर्रा के संदर्भ में ध्यान रखना, मुर्रा आपकी उत्तर भारत की नस्ल रह जाती है। इसकी उत्पत्ति स्थान की जहां तक बात कर लें तो साथियों क्या रहता है? उत्पत्ति स्थान पंजाब रहता है आपका, हरियाणा रहता है आपका, यूपी का कुछ क्षेत्र वो जो रह जाएगा, ये इसका क्या रहता है? उत्पत्ति स्थान। और बात करें तो मुर्रा के मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो मुर्रा का जो मिल्क प्रोडक्शन रहता है वो रहता है 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है साथियों? क्या रह जाएगा? 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात, जिसके अंतर्गत फैट की मात्रा होती है लगभग 7% तक, ठीक है साथियों? 7% इसमें फैट की मात्रा होती है। 1800 से 2500 लीटर इसमें दुग्ध उत्पादन करती है मुर्रा नस्ल। और मुर्रा नस्ल कोई क्या माना गया है? सबसे सुंदर नस्ल माना गया है ना? क्या माना गया साथियों? सबसे सुंदर नस्ल माना गया है किसको? मुर्रा नस्ल को। और इसकी विशेषता है जो रंग होता है वो शाही काले रंग का होता है, जेट ब्लैक बोलते हैं ना जिसे, शाही काले रंग का या जेट ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। सींग से संबंधित इसका क्वेश्चन आता है, तो सींग इसके कैसे होते हैं साथियों? जलेबी आकार के इसके क्या होते हैं? सींग होते हैं। तो सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के सींग होते हैं। सूरती के संदर्भ में देखना, इसके सींग जो होते हैं ना वो द्रांतिनुमा होते हैं। क्या होते हैं? द्रांतिनुमा, हसियाकार या सिकल टाइप होते हैं ना। मेहसाना नस्ल के संदर्भ में ध्यान रखना, मिल्क प्रोडक्शन इसका भी अच्छा खासा रहता है। मेहसाना के संदर्भ में बात करें तो और मेहसाना की ध्यान रखना, ये आपकी क्या है? एक क्रॉस ब्रीड है मेहसाना, मुर्रा प्लस सुरती से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? मेहसाना के संदर्भ में रखना। तो इसका क्रॉस किससे होता है? मुर्रा इंटू सुरती से। मुर्रा और सुरती से मिलकर किस नस्ल को बनाया गया है? मेहसाना को। नीली रावी जो पंच कल्याणी के नाम से जानती है, किस नाम से? पंच कल्याणी के नाम से। सैनिक डेयरी के अंतर्गत इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। माथे पे सफेद, पंच कल्याणी का मतलब इसके शरीर पूरे बॉडी के ऊपर 5 भागों पर या 5 जगह पर क्या सफेद टीका होता है। सफेद टीके के लिए आपकी नीली रावी जानी जाती है। ब्लू आइज के नाम से भी किसे जाना जाता है? नीली रावी को। उठाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं भैंस की नस्ल की बात कर रहा हूं ना। तो ब्लू आइज किसकी होती है? नीली रावी की होती है ना। ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का मतलब उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली मुर्रा रह जाती है साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह पका खुरपका रोग का मुख्य लक्षण है? खुरपक्का एफएमडी के नाम से जानते हैं साथियों, जैसे किस नाम से? एफएमडी के नाम से। और ये क्या है आपका? वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसमें यही होता है साथियों, मुंह तथा पैरों पर फफोले पड़ जाते हैं, यानी कि छाले पड़ जाते हैं, ठीक है? ये रखना। और इनके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए? कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए? तो वो ध्यान रखना, 2% तो अपन क्या फिक्ट्री के घोल से इसे धोते हैं, ठीक है? 2% फिक्ट्री के घोल से धोते हैं। 1% आप क्या करते हो? लाल दवा का उपयोग भी कर सकते हो, ठीक है? ये भी ध्यान रखना साथियों कि 2% अपन फिटकरी का उपयोग करते हैं, 1% लाल दवा का उपयोग करते हैं और 1% आप कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हो साथियों, ठीक है? तो ये कंट्रोल के लिए, अगर एफएमडी रोग हो जाए, ये वायरस जनित है, वायरस फैल जाए, तो 2% फिटकरी, 1% लाल दवा, 1% कॉपर सल्फेट, सॉरी कौन सा? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं इन छालों को धोने के लिए। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है।
10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? कांकरेज भारतीय है, राठी भारतीय है, हरियाणवी भारतीय है, तो कौन सी रह जाती है? जर्सी रह जाती है। और जर्सी में ध्यान रखना, ये ऐसी नस्ल है जो क्या सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखती है। कितना? 5.25% इसमें क्या है? वसा पाई जाती है। मिल्क प्रोडक्शन इसका होता है 4500 लीटर प्रति ब्यांत, इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और बात करें तो ललाट संबंधित आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ललाट इसका होता है डबल डिश नुमा। ठीक है साथियों, कैसा होता है? डबल डिश नुमा किसका होता है? ललाट या सिर की बात करें तो वो जर्सी का होता है। जर्सी एक ऐसी नस्ल है जिसको सर्वाधिक भारतीय नस्लों के साथ किसमें प्रयोग किया जाता है? संकरण में। सर्वाधिक संकरण करने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है? जर्सी रह जाती है, ये ध्यान रखना। कांकरेज का ध्यान रखना, कांकरेज आपकी सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सोई चाल के लिए, और सबसे भारी नस्ल रह जाती है ना, सबसे भारी नस्ल रह जाती है। तो कांकरेज के संदर्भ में दो बातें याद रखनी है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सबसे भारी नस्ल रह जाती है। हरियाणवी की बात करें तो दूसरी सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है, दूसरी सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। राठी, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है राठी को। राठी भी क्या है? क्रॉस ब्रीड है साथियों। किस किस की? तो ये रह जाती है आपकी रेड सिंधी, रेड सिंधी के साथ साहिवाल याद रख लेना, और साहिवाल के साथ बात करूं तो थार पारकर रह जाता है। क्या रह जाता है? थार पारकर। तो राठी आपका 3 नस्लों का क्रॉस रह जाती है, रेड सिंधी, साहिवाल और थार पारकर का। राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, और इसका जो रंग होता है वो ईंट जैसा लाल रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? कौन सी विदेशी है? तो विदेशी आपकी जर्सी रह जाती है, जो क्या है? सर्वाधिक वसा रखती है 5.25% तक, 4500 लीटर प्रति ब्यांत मिल्क प्रोडक्शन रखती है। सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन रखती है आपकी, वो ध्यान रखना उसके संदर्भ में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। 11 नंबर क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण क्या है? अब दो बातें याद रखना, एक तो ध्यान रखना भी ये जो लक्षण है ये प्रकट कहां होते हैं, पौधे के कौन से भाग पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहां बात करें इन लक्षणों के प्रकट की बात करें ना, तो ये प्रकट होते हैं आपके निचली व पुरानी पत्तियों पर, निचली व पुरानी पत्तियों पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी किस भाग पर ये इन लक्षणों की प्रकट होती है, ठीक है, तो निचली व पुरानी पत्तियों पर क्या है? ये लक्षण प्रकट होते हैं। और प्रकट होने का कारण क्या है? निचली व पुरानी पत्तियों पर आप देखोगे एक वर्णक होता है साथियों, एंथोसाइन। कौन सा? एंथोसाइन। यहां पे क्या है? एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है उसकी मात्रा जो हो जाती है ज्यादा, मात्रा हो जाती है ज्यादा। कहां पढ़ा है एंथोसाइनिन आपने? एंथोसाइनिन आपने गाजर में पढ़ा होगा, अधिक लाल रंग वाला, ठीक है, प्याज में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो एंथोसाइनिन क्या करता है? अधिक मात्रा में वहां पे निचली व पुरानी पत्तियों पे जब इकट्ठा हो जाता है तो एंथोसाइनिन के कारण ही उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल और बैंगनी के अंतर्गत। और ये बात करते हैं भी ये लक्षण मक्का में प्रकट किसके कारण होते हैं? तो ये प्रकट होती है आपके फास्फोरस की कमी के कारण। तो जब फास्फोरस की कमी हो जाती है, निचली व पुरानी पत्तियां लक्षण प्रकट करती हैं, कैसे? लाल बैंगनी रंग प्रकट करती हैं, कारण है एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होना। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर है वो रहती है 80, आपको एवरेज मिलता है 70 से 80 केजी, ठीक है। नॉर्मली भी आप बात करो सोयाबीन की सीड रेट यही रहती है, 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? कितनी मात्रा का छिड़काव? ठीक है, यहां देखना, यहां बात करें जब भी पाले की बात आ जाए ना, पाले का जो कंट्रोल करते हैं अपन, चाहे आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ लेना, चाहे आप एग्रोनॉमी में पढ़ रहे हो, पाले के बचाव के लिए साथियों क्या करना होता है? वैसे नॉर्मली प्रोसेस की बात करते हैं, आप क्या करते हो? धुआं करते हो, सिंचाई करते हो, ठीक है, ये तो है आपके दूसरे मेथड। धुआं करना, उससे थोड़ा बहुत पाले का बचाव हो सकता है, सिंचाई करके पाले का बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर रसायन की बात करें तो वो H2SO4 का यूज करते हैं अपन, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे अपन गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो H2SO4 का यूज करते हैं अपन। H2SO4 की मात्रा ध्यान रखना, जो मात्रा यूज करते हैं अपन, मात्रा करते हैं अपन 0.1% का। तो कहां है साथियों? गंधक हीरा, गंधक का तेजाब 0.1, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? गंधक का तेजाब 0.1%। अभी ये ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी क्या है ऑप्शन दे देता है 0.1, 1.0, 0.001, ठीक है, तो H2SO4 का यूज करेंगे 0.1। अब यही देखना, यही पाले का बचाव आपको हॉर्टिकल्चर की नर्सरी में करना हो, सेम रसायन है, सेम मात्रा है,
हॉर्टिकल्चर की बात करें, सर्वाधिक पाले से नुकसान होने वाली फसल है पपीता। पपीते में पाले का नुकसान हो रहा हो, उससे बचाव करना हो तो सेम ही कंट्रोल है आपका, H2SO4 0.1% का यूज करते हैं अपन, ठीक है, ये रखना। नेक्स्ट है साथियों, 40 किग्रा नत्रजन देने हेतु डीएपी की जरूरत होती है। अब ध्यान रखना, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें आपको दो रसायन मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें 18% नाइट्रोजन होता है, और फास्फोरस की बात करें तो वो होता है आपका 40%, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलते हैं आपके, 18% नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका 40%। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है भाई नत्रजन देना है मेरे को कितना, 40 किलोग्राम, उसके लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अपन को मैथ नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें 18% का मतलब है भी अगर आप 100 केजी, ठीक है, 100 केजी क्या है डीएपी डालोगे तो उस 100 में से 18 आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी। तो यानी कि अब ये देखिएगा, अब 18, अब टोटल अपन को क्या चाहिए, 40 चाहिए, तो टोटल 40 चाहिए, तो 18 तो 100 में मिल जाएगी, 18 दूना 36 हो जाएगी। तो जब अपन 18 और मिला दें, मतलब ये कितने, 200 केजी अगर डीएपी डालेंगे तो टोटल अपन को 200 में से कितनी मिलेगी, 36 मिलेगी, ठीक है। अब रहते हैं 4, सिंपल सा लॉजिक है, अब समझ लेना, यहां बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 केजी डीएपी का यूज करते हो तो उसमें 18% आपको क्या मिलती है, नाइट्रोजन, व 40% क्या मिलती है, फास्फोरस। अपन ने क्या किया, 100 की जगह, अब 100 पे तो आपको कितना मिल रहा है, 18, तो 200 पे कर ले तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बचा कितना, टोटल कितना चाहिए था, 40 चाहिए था। अब 40 में से 36 आपने कर लिया और बचा कितना, 4 केजी बढ़, ठीक है। 3600 देने के लिए आप कहां तक पहुंच गए, 200 केजी डीएपी देने तक पहुंच गए हो, ठीक है। अब इस 4 के लिए कितना चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखना, 100 में 18 था, अब देखना 100 में कितना था, 18 था, तो 50 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 में कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। 25 में कितना हो जाएगा, 4.5। अब 225, अब देख 225 तो ऑप्शन में आपके है नहीं, अब देखिए ऑप्शन काट देते हैं अपन, ठीक है। अगर 225 होता तो अपन जा सकते हैं, 40 पे तो हो जाएगा ज्यादा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। 200 पे तो सिर्फ 36 केजी आ रहा है, ये भी कट गया। 30 तक जाना नहीं है अपन को, तो ये भी कट गया, बचा कौन सा, 222। तो अब ध्यान रखना, आधे केजी के लिए उसने क्या है, 3 केजी के समथिंग माइनस कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया, 3 केजी के समथिंग उसने माइनस कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया साथियों, 222 हो गया। समझ में आ गया, 40 के लिए 222 केजी, ठीक है। 36 पे अपन 200 ला रहे थे, और 4 केजी के लिए अपन को क्या है, 22 किलोग्राम डीएपी और डालनी पड़ेगी, ये आपका आंसर रहता है। सिंपल लॉजिक से याद कर लेना साथियों, ठीक है, ज्यादा मैथ नहीं करनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी कौन सा है। अंकुरण पश्चात की बात करें, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पोस्ट इमरजेंस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, पोस्ट इमरजेंस भी बोला जाता है। अब पोस्ट इमरजेंस का मतलब क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस का मतलब लगभग आप अंकुरण की बात करेंगे 15 से 20 डे आफ्टर शोइंग, डे आफ्टर शोइंग 15 से 20 दिन बाद आप क्या है इसका प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम यहां क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों ये, जेट 2015 के अंतर्गत। अब ये क्या है भी, जो सारे रसायन, सारे के सारे रसायन आपके क्या है, मक्के में यूज कर रहे थे आप। तो यहां बात करें पेंडामेथिलीन की बात करें तो ये पीई स्टेज पे यूज किया जा रहा था। एलाक्लोर की बात करें तो ये भी पीई स्टेज पे यूज किया जा रहा था। फ्लू क्लोराइड की बात करें तो ये पीपीआई स्टेज पे यूज किया जा रहा था, पीपीआई स्टेज पे यूज किया जा रहा था। सर ये होते क्या है, बात करते हैं ये होते क्या है, बताता हूं, ठीक है। आगामी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए तो आप याद करें। पहले पीपीआई स्टेज की बात करें तो ये क्या होता है आपका, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। यानी कि आपने शोइंग करने से पूर्व, ठीक है, शोइंग अभी नहीं की है, उससे पूर्व भी अगर प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग करते हो आप, फ्लूक्लोरीन का। तो ध्यान रखना, फ्लूक्लोरीन को कभी भी ध्यान रखना तो पीपीआई स्टेज पे ही डाला जाता है। अब बात आती है एलाक्लोर और पेंडिमेथिलीन की, ये पी स्टेज का मतलब होता है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब क्या है, तो यहां बात करते हैं प्री इमरजेंस, यानी कि आपने शोइंग कर चुके हो लेकिन अंकुरण नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्री इमरजेंस का मतलब अंकुरण के पूर्व की बात कर लेते हैं अपन, अंकुरण के पूर्व, ठीक है, ये रखना। ये तो आपका शोइंग से पहले ही हो गया, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन की बात करें, ये आपने शोइंग कर दिए लेकिन अभी तक अंकुरण नहीं हुआ है, तो उस स्टेज पे आपके एलाक्लोर और पेंडिमेथिलीन डालते हैं, ठीक है, शोइंग के बाद और अंकुरण से पूर्व। इसने पूछा है भी अंकुरण हो जाए उसके बाद डालते हैं आपका
इमेजाथापिर। इमेजाथापिर का प्रयोग किया जाता है पीओई स्टेज पे, ठीक है। पोस्ट इमरजेंस, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट इमरजेंस होती है, ठीक है, अंकुरण के पश्चात। तो याद रह जाएगा साथियों, एल्लाक्लोर की बात करें और पेंडामेथिलिन की बात करें तो अंकुरण से पहले और बुआई के बाद, या इसी को अगर सीक्वेंस में लें, बुआई हो जाती है जब, बुआई होने के बाद और अंकुरण से पूर्व, ये दोनों रसायनों का प्रयोग कर सकते हो आप, एल्लाक्लोर और पेंडिमेथालिन का, ठीक है। लेकिन बुआई से पूर्व की बात करें तो फ्लूक्लोरीन रह जाता है पीपीआई स्टेज पे, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। और अंकुरण पश्चात की बात करें तो इमेजाथाइप और सोयाबीन में यूज करते हो आप, ठीक है, अंकुरण के बाद, ये ध्यान रखना। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। आपने क्या किया, आप इरिगेशन दे रहे हो, सिंचाई दे रहे हो, और उसके साथ ही आप उर्वरक देना चाहते हो, उसे अपन क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, फर्टिगेशन, ठीक है। तो सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की प्रक्रिया तो फर्टिगेशन कहलाती है। और ध्यान रखना, अगर आप उसके साथ क्या दे रहे हो, शाकनाशी दे रहे हो, वो हर्बिगेशन कहलाता है आपका, ठीक है। सिंचाई क्या होता है, कृत्रिम रूप से जल की मात्रा उपलब्ध कराना पौधे को, इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। फसलों में लौह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है। अब यही पूछ रहा है साथियों, कहां दिखाई देती है आपका, ठीक है। तो फास्फोरस की जो सॉरी लौह तत्व की कमी है वो कहां दिखाती है। अब लौह की बात करें ना, मैंने आपको बताया था, जो अपन निचली या पुरानी पत्तियों में बात करते हैं तो वहां पे मिलेगा आपको, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, ये जो मेजर है वो वही मिलेंगे निचली, ठीक है। और जो आपके क्या होते हैं, जिनकी मात्रा कम आवश्यकता होती है अपन को, या जिन्हें बात करें मेजर न्यूट्रिएंट नहीं होते, उनकी जो लक्षण दिखाई देते हैं वो ऊपरी पत्ती पर देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, नई व ऊपरी पत्तियों पर क्या है आपका, लौह तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, तो इसका राइट बात हो जाएगी साथियों, खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। दक्षिणी पूर्वी वही बात करें अपन, वो हड़ौती क्षेत्र की, कोटा बूंदी, राजस्थान का जो हड़ौती क्षेत्र रह जाता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, वहां जो उगाई जाती है वो कौन सी है, सोयाबीन है साथियों, ठीक है। जिसकी सीड रेट पढ़ के आए थे ना अपन, 70 से 80 केजी, 70 से 80 केजी इसकी क्या रहती है, सीड रेट रहती है। तो दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, तो दक्षिण राजस्थान में सोयाबीन का प्रयोग किया जाता है खरीफ फसल के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, गाजर घास, गाजर घास जिसका नाम क्या रहता है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। तो पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो खरपतवार है, इसके जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लिया जाता है। आपको याद हो तो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए अपन क्या है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल रहता है, उसी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत अपन क्या है, कीटों का प्रयोग करते थे। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या है, जेड 2015 में ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसका राइट आंसर नहीं मिल रहा था। रीजन क्या था राइट आंसर ना मिलने का, अपन टाइपिंग मिस्टेक कह लो, चाहे अपन ये कह सकते हैं भी उस समय क्वेश्चन ही ऐसा डाला था। तो अभी क्या है, इसने क्या किया, जिसने भी ये पेपर बनाया था, दो चीजें एक साथ कर दी। लेंटाना अपन अलग पढ़ते हैं, जाइग्रोग्रामा अपन अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है जाइग्रोग्रामा बाइकोलोरेटा, ठीक है। तो जाइगोग्रामा लेंटाना नहीं होगा साथियों, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा जो कीट है उसका प्रयोग कर रहे थे अपन किसके लिए, गाजर घास के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा होता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं फसल में किन अवस्थाओं पे सिंचाई करनी चाहिए। इससे पहले क्या है, आपको ध्यान रखना है, गेहूं के अंतर्गत सिंचाई करते हैं कितनी, ठीक है। तो गेहूं में जो सिंचाई होती है वो 6 होती है साथ, कितनी होती है, 6 होती है। पहली सी की बात करते हैं अपन, ठीक है, सी के बाद टी की बात करते हैं अपन, फिर जे की बात करते हैं, फिर एफ की बात करते हैं, फिर एम की बात करते हैं, फिर डी की बात करते हैं। क्या है साथियों, उसकी बात करते हैं। सी का मतलब है पहली सिंचाई होती है सीआरआई स्टेज पे, क्राउन रूट इनिशिएशन, भारद्वाज के द्वारा जो बात करते हैं, आर एल भारद्वाज ने क्या है इसकी खोज की थी ना, सबसे जरूरी है, जो क्या है आपकी 21 दिनों डे आफ्टर शोइंग के बाद ये की जाती है, ठीक है, जरूरी है। यहां आपने इरिगेशन नहीं की तो ये मान के चलना जो प्लांट है आपके वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। टी का मतलब होता है टिलरिंग स्टेज। क्या होता है साथियों, टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज जो अपन बात करें तो ये कब होती है, 40 से 45 दिन बाद, 40 से 45 DAS। जे का मतलब होता है जॉइंटिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज ये होती है आपकी 60 से 65 DAS, डे आफ्टर शोइंग। एफ का मतलब होता है फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग, इसी को फ्लावरिंग और इसी को बुडिंग स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी 80 से 85 DAS, डे आफ्टर शोइंग। एम का मतलब होता है मिल्किंग स्टेज, दूधिया अवस्था। दूधिया अवस्था जो होती है साथियों आपकी वो होती है 100 से 105 DAS। और डी का मतलब होता है डव स्टेज, दाना भरते समय,
15 से 120 DAS, ठीक है। यानी कि गेहूं के अंतर्गत आपकी 6 सिंचाइयां की जाती हैं। पहली सीआरआई स्टेज पे क्रांतिक जड़ अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन की बात करते हैं। आरएल भारद्वाज ने इसकी खोज की थी 21 दिन बाद। ये बहुत मस्त है आपके, यही पूछा जाता है सीआरआई स्टेज पे सिंचाई कब करते हैं, 21 दिन बाद। दूसरी आपकी होती है टी से टिलरिंग स्टेज, 40 से 45 दिन बाद सिंचाई करते हैं। जॉइंटिंग स्टेज 60 से 65 बाद सिंचाई करते हैं। फ्लोरिंग स्टेज 80 से 85 दिन बाद सिंचाई करते हैं। मिल्किंग स्टेज 100 से 105 दिन बाद, और डफ स्टेज 115 से 120 दिन बाद। ये 6 सिंचाई होती है। अब इसने पूछा है, ये पूछा है भी जब 2 सिंचाइयां उपलब्ध हो। अब ध्यान रखना, अब अपन बात करते हैं गेहूं के अंतर्गत अपन 3 सिंचाइयों की बात। जब 1 सिंचाई हो, जब 2 सिंचाइयां हो, और जब 3 सिंचाई हो, तब आपको याद रखना एक छोटा सा फार्मूला। 1 हो तो 1 याद रखना है, 2 हो तो आपको 14 याद रखनी है, और 3 हो तो आपको 1, 3 और 5 यानी कि 135 याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखोगे? 135। तो पहले पे 1, फिर 14 और फिर 135, 3 पे 135। अब क्या है भी, अगर एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप किस पे करोगे? सीआरआई स्टेज पे करोगे। अगर 2 सिंचाइयां, मतलब पहली 14 का मतलब पहली और 4 पे, यानी कि पहली सिंचाई आप सीआरआई स्टेज पे करोगे और दूसरी सिंचाई आप फ्लावरिंग स्टेज, बूटिंग स्टेज या फुटाना अवस्था के ऊपर करते हैं अपन। फिर आता है आपका, अगर 3 सिंचाइयां हो तो क्या करोगे? 3 सिंचाइयां हो तो आप क्या करते हो? पहली सिंचाई सीआरआई स्टेज पे, दूसरी जॉइंटिंग पे, और तीसरी आपकी मिल्किंग स्टेज पे, जिससे वो बैलेंस बना रहे। तो यहां देखिएगा, अब ये तो पहली कट गया आपका, हो ही नहीं सकता ना। तो इसमें क्या है, शीर्ष जड़ जमने, क्राउन रूट इनिशिएशन वाला, बालियां निकलते समय, ठीक है। यहाँ बालियां यानी कि जॉइंटिंग की बात करें, वो दाने की दूधिया अवस्था नहीं हो सकता। तो ये आंसर राइट होगा। अब ध्यान रखना, इंग्लिश में भी ध्यान रखना। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 सिंचाइयों की बात करेगा तो सीआरआई स्टेज, और किस पे? फ्लावरिंग स्टेज पे 80 से 85 दिन बाद इसकी सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। खाद, उर्वरक, भू परिष्करण यानी कि टिलेज क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता, जो सोइल फर्टिलिटी होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी उपार्जित उर्वरता। ठीक है, ये ध्यान, उपार्जित उर्वरता। यानी कि ये नेचुरल फर्टिलिटी नहीं आपकी। अब नेचुरल फर्टिलिटी क्यों नहीं मान रहे आप? क्योंकि नेचुरल फर्टिलिटी का तो अपने आप उसमें कितनी फर्टिलिटी पाई जा रही है वो बात है। यहाँ आपने वो तैयार की है, तो वो आपकी उपार्जित उर्वरता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? ओरोबंकी खरपतवार होता है साथियों सरसों और तंबाकू से संबंधित। लेकिन अब ओरोबंकी के संदर्भ में ध्यान रखना, ये आपको 4 मिलते हैं। ठीक है, यहां बात करें ना, इन खरपतवारों की 4 आपको मिलते हैं। अब कौन से मिलते हैं? एक मिलता है आपको अमरबेल, लोरेंथस मिलता है आपको, अमरबेल, लोरेंथस, उसके बाद ओरोबंकी मिलता है आपको, और लास्ट आपका स्ट्राइग्रा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? स्ट्राइग्रा। ये 4 होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो ALOS याद रख लेना, ALOS। अब इन चारों की बात क्यों कर रहे हैं? अमरबेल तो आपने देखी होगी सर, बिल्कुल देखी हमने। क्या वो तने के साथ लिपटी होती है ना? अब बस यही ध्यान रखना है, इतनी बात ही दिमाग में रखनी है। अमरबेल तने के साथ है तो ये क्या रहती है? ये आपकी रहती है टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, क्या रहती है? टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, अमरबेल। लॉरेंथस की बात करें, या इनको अलग लिख लेते हैं अपन, चारों की बात कर लेते हैं साथ में, सिंपल भाषा में ध्यान रखना। पहले अपन ने अमरबेल की बात की, अमरबेल के बाद बात करते हैं अपन, कौन आ जाता है? लॉरेंथस आ जाता है। लॉरेंथस के बाद ओरोबंकी की बात करें अपन, सरसों वाला। ओरोबंकी के बाद आप स्ट्राइग्रा की बात कर रहे हो। ठीक है, ये रह जाता है। अमरबेल का मैंने बता चुका हूं साथियों, ये क्या रहता है? टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट रहता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी के नाम से जानते हैं। ये रहता है सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, जिसे अपन कहते हैं अर्ध तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी कहते हैं। ठीक है, ओरोबंकी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, यानी कि पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है, और ये सेम वैसा ही सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, यानी कि अर्ध
जड़ परजीवी। अब ध्यान क्या रखना है आपको, आपसे क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कौन सा पूर्ण तरण परजीवी है, कौन सा अर्ध है। अब इनमें डिफरेंस क्या है। आप अमरबेल की बात करें, इसे अपन क्या कह रहे थे, टोटल स्टेम पैरासाइट कह रहे हैं। अब टोटल और सेमी में डिफरेंस क्या है। अमरबेल टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब ये है साथियों, क्योंकि ये पूर्णतः है तो पैरासाइट यानी कि परजीवी है, दूसरी फसल पे रह गिरेगा, लेकिन ये क्या करता है, खाना भी उन्हीं से लेते हैं, खुद नहीं बनाएगा। ठीक है, उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और खाना भी उनका बनाया हुआ ही ग्रहण कर रहा है, ये ध्यान रखना। लेकिन जहां तक लोरेंथस की अपन बात करें, सेमी स्टेम पैरासाइट, ये ऐसा नहीं होता, ये खाना उनका नहीं लेता, रहता उन्हीं पे, लेकिन खाना खुद बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस वही है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये इतना सा डिफरेंस दोनों में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका 3 से 10 दिनों के लिए। अब ध्यान रखना, 3 से कम पे जाओगे आप, 3 से कम दिनों पे जाओगे तो वो हो जाएगा आपका लघु अवधि। ठीक है, लघु अवधि हो जाएगा। ठीक है, 3 से 10 दिनों के लिए जाते हैं तो ये मध्यम अवधि हो जाएगा, और 10 से ज्यादा दिनों के लिए जाते हैं तो वो आपका हो जाएगा दीर्घ अवधि हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 10 दिनों वाला मध्यम होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धान में खैरा रोग होता है, बहुत पड़ा हुआ है ना, धान में खैरा रोग होता है किसकी कमी से, जिंक की कमी से। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी वाई एल नेने ने। किसने की थी, वाई एल नेने ने की थी धान में खैरा रोग की खोज। अब होता क्या है वो भी ध्यान रख लेना। अब क्या है इंपोर्टेंट जो बात याद रखते हैं अपन धान के खैरा रोग के अंतर्गत, जो सबसे इंपोर्टेंट जो आपकी बात रहती है साथियों, आपको देखने को मिलता है जो पत्तियां रहती है ना वो पीली पड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और फिर आप देखोगे खैरा रोग की बात करें, येलो क्या हो जाती है, येलो लीफ हो जाएंगे। ठीक है, येलो लीफ की ओर स्टार्ट होता है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या है सूखने लग जाएंगे और अंतिम समय में नष्ट हो जाएंगे, होता है जिंक की कमी से। अब इसके कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए क्या करते हैं। अब कंट्रोल में आपको दो बातें याद रखनी, एक तो आप सीधा फील्ड में डाल रहे हो, फील्ड में कंट्रोल कर रहे हो, और एक आपको कंट्रोल करना है कहां पे, नर्सरी में। साथ कहां पे, नर्सरी में। कंट्रोल के लिए यूज किसका करते हो आप, जिंक सल्फेट का ही करते हो। किसका यूज करते हो, जिंक सल्फेट का। अगर तो आपको क्या है मतलब आपने नर्सरी की बुआई कर दी है और फील्ड में ये चीज आपको दिख रही है, वहां कंट्रोल करना चाहते हो तो जिंक सल्फेट की आपको क्या मात्रा डालनी होगी, 5 kg का क्या करना होगा, छिड़काव करना होता है। क्या करना होता है, छिड़काव करना। लेकिन अब आपको पता है भी इसकी पहले अपन नर्सरी तैयार करते हैं धान की, तो अगर नर्सरी में ये अवस्था है तो आप क्या करोगे, 0.5% का क्या करते हो, फोलियर स्प्रे करते हो। ठीक है, किसका, जिंक सल्फेट का। ठीक है, नर्सरी में 0.5% फोलियर स्प्रे करते हैं जिंक सल्फेट का, और ऑन फील्ड या फील्ड में जाते हैं तो 5 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट है उसको अपन छिड़काव करते हैं, किसके लिए, खैरा रोग के लिए। ठीक है, तो जिंक की कमी से ही धान में खैरा रोग होता है, पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है पत्तियां। वाई एल नेने ने इसकी क्या की थी, खोज की थी साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म। अब देखो सोयाबीन पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। वहां बात की दक्षिणी पूर्वी के अंतर्गत खरीफ की सर्वाधिक बोई जाने वाली या वहां प्रोडक्शन ली जाने वाली फसल कौन सी है, सोयाबीन। सीड रेट कितना था, 70 से 80, और जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी जाती है, तो वो रह जाती है JS 9305, ये इसकी जल्दी पकने वाली किस्म है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, तो किसका करते हैं, मेटासल्फ्यूरान मिथाइल का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, अलग क्लोर याद नहीं रखना, इसमें करते हैं आइसोप्रोटॉन, आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो क्या है, ये आपका संकरी पत्ती के लिए, किसका है, संकरी पत्ती के लिए। ठीक है, तो संकरी लीफ के लिए आइसोप्रोटॉन का यूज करते थे। आइसोप्रोटॉन के प्रति ये क्या हो चुका है, क्या चुका है, सहनशील हो चुका है, इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं। एक साइंटिस्ट रहते हैं आर के मलिक ने इसकी खोज की थी, आइसोप्रोटॉन के प्रति वो अभी क्या है, सहनशील हो चुका है, इसलिए मेटा सल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, या सल्फो सल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो संकरी पत्ती के लिए किसका करते हैं, सल्फो सल्फ्यूरॉन, सल्फो सल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां इसने पूछा चौड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती में वैसे अपन 2,4-D भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां आपको जो याद रखना है वो मेटा सल्फ्यूरॉन मिथाइल का प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, गेहूं के अंतर्गत, ये इसका राइट आंसर है जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है, पूर्ण विधि, तो कौन सा बनाते हैं अपन, सीमांत पट्टी विधि, ये भी नहीं है, क्यारी विधि जो गेहूं में करते हैं अपन, बेस्ट मेथड, लेकिन इसमें भी क्या है, ज्यादा आपका क्या आता है, हरास होता है जल का, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है, फवारा विधि। फवारा विधि जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कृत्रिम रूप से वर्षा करना उस पर। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से वर्षा करना ये आपकी फवारा विधि, जिसमें अच्छी खासी जल की बचत हो जाती है, लगभग 40 से 45% की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदा का क्रमशः पीएच, विद्युत चालकता EC और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, ठीक है, कितनी रहती है। अब ध्यान रखना 3 होते हैं आपके, ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती है 3। एक होती है आपकी लवणीय मृदें,
एक कौन सी होती है, लवणीय मृदें, एक होती है आपकी क्षारीय मृदें, ठीक है, और फिर आ जाती है आपकी लवणीय व क्षारीय दोनों, लवणीय क्षारीय दोनों, ये तीन होती है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं जो बात आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, चीजें तीन याद रखनी है आपको, कौन सी, पीएच याद रखना है, पीएच के बाद आपका ईसी आ जाता है, यानी कि विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद ईएसपी, जो अपन ने सोडियम विनिमयशील की बात की है, ठीक है, ये होता है आपका ईएसपी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ईएसपी क्या है आपका, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, ठीक है। अब ये तीन चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, पीएच होता है, ईसी होता है और ईएसपी होता है, ठीक है, यही क्रम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, अगर तो आपसे लवणीय मृदा पूछ ले तो सिंपल सा देखना, यहां अपन करते हैं माइनस से स्टार्ट, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक है आपका। अब इसको क्या करना है, उल्टा करना है आपको, ठीक है, यहां माइनस था तो यहां प्लस कर दो, यहां प्लस था तो यहां माइनस कर दो, और यहां पे प्लस कर दो, और तीसरे में तीनों क्या कर दो, प्लस कर दो, सिंपल है, याद रह जाएगा। आगामी आपको किसी का भी पूछे तो लवणीय मतलब ये चीज याद रखना, पहले पीएच आएगा, फिर ईसी आएगा, दो वाला, और फिर तीन वाला तीसरे पे जाएगा, ईएसपी तीसरे पे जाएगा, जो बड़ा नाम है ना विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, ये तीसरे पे जाएगा। तो पहले लवणीय रखना है अपन को, फिर क्षारीय लिखना है, इसलिए आप पढ़ोगे तो यहां भी इसने लवणीय क्षारीय बोले ना, तो पहले लवणीय रखेंगे, फिर क्षारीय, फिर दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो कैसे याद रखना है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, और फिर तीनों में प्लस। तो अब इसने पूछा क्या, किसका ज्यादा है, तो अब देखो ये दो चीजें होती हैं, एक तो आपका ये निशान होता है, ये निशान का मतलब होता है आपका ज्यादा, ठीक है, और ये निशान का मतलब होता है आपका कम, ठीक है, मतलब जिधर मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है मतलब ज्यादा की ओर, यहां मुंह बंद है मतलब कम की ओर। अब इसने लवणीय क्षारीय पूछा, उसी टेबल के अकॉर्डिंग मतलब तीनों चीजें क्या होंगी, प्लस। तो अब देख लो तीनों चीजें किसी में प्लस है क्या, यहां तो कुछ बताया नहीं, यहां माइनस हो रहा है, यहां माइनस हो रहा है, ठीक है, यहां माइनस हो रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपकी कटी है, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां भी क्या हो रहा है, माइनस, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया, तो राइट आंसर इसका क्या रहता है, ये पीएच भी 8.5 से प्लस होगा, ईसी आपकी 4 डेसिसिमल से प्लस होगी, और ईएसबी भी क्या होगी 15% से प्लस होगी। तो इसका राइट आंसर ये, अगर आपसे वो लवणिया का पूछ लेता तो देखिएगा माइनस प्लस, माइनस है किसी में नहीं है ना माइनस प्लस, तो दूसरा क्या है, प्लस माइनस और प्लस, ये भी किसी में नहीं है ना, तो ये भी किसी में है। तो ये देखिएगा यहाँ पे अदर कोई ऑप्शन नहीं आपको डिस्टर्ब करने वाले, तो लवणीय क्षारीय का पूछा तो ये रहता है। अगर ये होता, मान लीजिएगा ये वाली कंडीशन होती, ठीक है, यहाँ चलो इसी में मान लेते हैं अपन, ये क्या होता है, ये इस प्रकार से होता, ये होगा, ठीक है, फिर ये आपका ऐसे होता, ठीक है, और फिर ये बात करें तो ये आपका ऐसे होता, तो ये किसका हो जाता, लवणीय का हो जाता। क्षारीय का करें तो अपन क्षारीय क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्षारीय का हो जाएगा, ठीक है, इसको अपन माइनस कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो ये आपका क्षारीय का हो जाता है, ये आपका लवणीय का, और लवणीय क्षारीय पूछा है तो ये हो जाएगा। ये टेबल याद रखना बेटा, ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपके काम आ सकती है। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्यालय क्रमशः कोटा, जोबनेर, उदयपुर व बीकानेर किन कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। कृषि जलवायु खंड आपके रहते हैं 10, शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है, कितने रहते हैं, 10 रहते हैं, शॉर्ट में ही बात कर लेते हैं ना अपन, ठीक है, 10 रहते हैं। जो बात करें अपन, ये स्टार्ट कहां से होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सी फर्स्ट बी उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां इसने पूछा है जोबनेर, उदयपुर, बीकानेर की बात करते हैं ना, वो सॉरी कोटा की बात, तो कोटा आपका यहां आ जाएगा बेटा, ठीक है, बीकानेर यहां आ जाता है आपका, जोबनेर यहां रह जाएगा आपका जयपुर वाला क्षेत्र जो, ठीक है, और उसके बाद उदयपुर की बात करें तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अब ये बात करें इसने कौन सी, अब देखो सबसे पहले इसने पंचम स्टार्ट किया, तो यहां बात करें ना, फर्स्ट ए रह जाता है, फर्स्ट बी रह जाता है, फर्स्ट सी रह जाता है, ठीक है, तो उसी की बात करनी। तो फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, ठीक है, ये वाला यहां कंप्लीट कर दिया इसने, सेकंड ए यहां रहता है, सेकंड बी रह जाता है, ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन बात करते हैं। अब इसने पूछा क्या है, अब देखो किसमें क्या आ रहा है, अब ये बीकानेर की बात करें तो यहां बात करें, कोटा की बात करें तो पंचम में आएगा, सारों में कंफर्म है, ठीक है। फिर आता है थर्ड बी है, थर्ड ए है, या थर्ड, तो थर्ड की बात करें कौन सा है, जोबनेर, ठीक है, और उसके बाद बीकानेर की बात करें तो फर्स्ट ए में है, फर्स्ट बी में है, फर्स्ट सी में, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक सा आपको याद रखना है, ठीक है, ज्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है पंचम, तृतीय में आएगा, चतुर्थ में आएगा, और प्रथम सी में आएगा। यानी कि यहां बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर को आप फर्स्ट बी में रखते हो, लेकिन फर्स्ट सी में क्या है, ये बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र फर्स्ट सी में आ जाता है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट सी वाला याद रखना है, ठीक है। यहां बात करोगे तो ये आपका पंचम जो रह जाता है, ये कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ रहता है, कोटा वाला पंचम आएगी आपका। जोबनेर की बात करें तो थर्ड ए में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड ए रखा था, यहाँ सेकंड बी हो जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया कवर कर लेता है, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड ए आता है, और थर्ड बी देखोगे तो आप थर्ड बी आपका ये मत्स्य संघ वाला चला जाएगा ना। और फोर्थ ए की बात करूं तो फोर्थ ए आपका यहां जाता है, फोर्थ ए यहां जाता है,
फोर्थ बी आपका ये रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, फोर्थ ए, उदयपुर जो आएगा फोर्थ ए में आएगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक समझ गए आप, ठीक है। दोबारा बता देता हूं मैं, सिंपल सा लॉजिक है आपका, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है आपका, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का अगर याद है तो आपको, ठीक है, यहाँ फर्स्ट बी रख लेना, यहाँ फर्स्ट सी रख लेना, यहाँ पे फर्स्ट ए रख लेना, यहाँ पे सेकंड ए आ जाता है आपका, यहाँ पे आपका थर्ड ए आ जाता है, फिर थर्ड बी आ जाता है आपका, ठीक है। सॉरी, थर्ड ए आपका यहाँ रह जाएगा, थर्ड बी आपका यहाँ रह जाएगा, फोर्थ ए यहाँ रह जाएगा, फोर्थ बी यहाँ रह जाएगा आपका, ठीक है। और फिफ्थ आपका यहाँ रह जाता है कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़। तो ये राजस्थान के जो मैप की बात करें, ये सिंपल सा रह जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये मतलब पंचम के अंतर्गत आपका कोटा आ जाता है ना फिफ्थ में, और जो अपने जयपुर वाला, जयपुर भी पूछ ले थर्ड ए में आ जाता है, ये सारा ये रह जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, विथेनिन पाया जाता है, विथेनिन किसमें पाया जाता है, ठीक है। पहले तो इन सबके नाम बात कर लेते हैं। तो जेट्रोफा का नाम रहता है जेट्रोफा कर्कस रह जाता है, क्या रह जाता है, जेट्रोफा कर्कस रह जाता है, ठीक है। जेट्रोफा कर्कस किसका नाम रह जाता है, जेट्रोफा का रह जाता है ना। जेट्रोफा आपने सुना होगा साथियों, ठीक है, जिसके सीड काम में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, सीड काम में ले जाते हैं, वो आपको याद रखना है इसके संदर्भ में, जेट्रोफा के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद बाकियों की बात करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है क्या, 30 नंबर है, ठीक है। हाँ, फिर बात करते हैं इस भूगोल का नाम क्या रह जाता है, ठीक है। इस भूगोल का नाम रह जाता है आपका प्लांटेंगो अवेटा, क्या रह जाएगा साथियों, प्लांटेंगो ओवेटा। सिनाई का रह जाता है केसिया अंगस्टिफोलिया, केसिया अंगस्टिफोलिया, अंगस्टिफोलिया, ठीक है। केसिया अंगस्टिफोलिया इसका नाम रह जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अश्वगंधा का रह जाता है विथानिया सोमनोफेरा, विथानिया सोमनोफेरा या सोमनीफेरा। अब देखो विथानिया सोमनीफेरा नाम में है, तो विथेनिन किस में पाया जाता है, आपका अश्वगंधा में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं साथियों, फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भूजल वृद्धि की जल संरक्षण राजस्थान सरकार की योजना है, तो वो रहती है खेत तलाई योजना, ठीक है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है, ये किया जाता है आम में। आम में ध्यान रखना 3 होती हैं आपकी, ठीक है, आम में 3 की जाती है आपकी, ठीक है। एक तो आपकी होती है वीनियर ग्राफ्टिंग पढ़ने को मिलती है आपको, वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक आपको मिलेगी, एक तो आपकी एपिकोटाइल रहेगी, ठीक है। एक आती होती है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी इनार्चिंग रहती है, क्या रहती है साथियों, इनार्चिंग रहती है। इनार्चिंग के बाद आपकी एपिकोटाइल रहती है, एपिकोटाइल रहती है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, वीनियर ग्राफ्टिंग का पूछे आपसे तो ये उत्तर भारत की रह जाती है, ठीक है, उत्तर भारत की प्रमुख रह जाती है ना, उत्तर भारत की रह जाएगी। उत्तर भारत के आम के प्रवर्धन की विधि कौन सी है, विनियर ग्राफ्टिंग, या आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि भी कौन सी रहती है, विनियर ग्राफ्टिंग। इनार्चिंग की जहां तक बात करें तो ये पढ़ने को मिलेगा आपको, दक्षिण भारत में आम के प्रवर्धन की विधि क्या है, इनार्चिंग। और एपिकोटाइल की तो अपन बात कर ही चुके हैं, एपिकोटाइल महाराष्ट्र का वो कोंकण क्षेत्र, उसमें आम के प्रवर्धन के एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आम की जब भी पूछा जाए प्रवर्धन विधियां, ये 3 आपको मुख्य मिलेंगी, और कमर्शियल या व्यावसायिक विधि विनियर ग्राफ्टिंग रह जाती है। फल सुषुप्तावस्था पाई जाती है किसमें, अब देखो ये कह रहा है फ्रूट डॉर्मेंसी किसमें पाई जाती है, साथियों फ्रूट डॉर्मेंसी पाई जाती है आपकी आंवले में। अब कई कहेंगे सर ये तो बेर में भी होता है, अब बता देता हूं होता क्या इसमें। इसमें आप देखोगे आंवले में कब ये डॉर्मेंसी आती है, जब फूल में क्या हो जाता है, 1 सेकंड साथियों, जब आपका फूल में क्या हो जाएगा, निषेचन, फूल में क्या हो गया, निषेचन, फूल में निषेचन होने के बाद वो किस में चला जाता है, आपका डॉर्मेंसी में चला जाता है, ठीक है। फूल में निषेचन फर्टिगेशन होने के बाद वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, और वो डॉर्मेंसी किसमें पाई जाती है, आपकी आंवला में पाई जाती है। फल डॉर्मेंसी की बात करें ना अपन, ये ध्यान रखना। बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन कहां से हुआ, अर्ली उमरान की बात करें ना तो ये गुजरात से चयन हुआ है, ठीक है, कहां से हुआ है, गुजरात से चयन हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ अगर और बात करें, एक और पूछा, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अर्का मृदुला किस्म है, अर्का मृदुला किस्म किसकी रह जाती है, अमरूद की रह जाती है साथियों, किसकी रह जाती है, अमरूद की। अब ध्यान क्या रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक तो ये अमरूद की किस्म रह जाती है, दूसरा ये IIHR से निकालेगी, ठीक है, कहां से निकली है ये, IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो आपका कहां पे है, बेंगलोर में, कहां पे, हैसरगाटा बेंगलोर में, ठीक है। तो वहां से हैसरगाटा बेंगलोर से इस किस्म को निकाला गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अनार में आपको ऐसी सेम मिलती है, अनार में अकेली मर्दुला पढ़ने को मिलती है, यहाँ पे अर्का मृदुला है और अकेली मृदुला आ जाए तो वो अनार में है। भिंडी का बढ़वार काल होता है, भिंडी जो रहती है वो गर्म मौसम की रहती है साथियों, किसकी रहती है, गर्म मौसम की। तो गर्म मौसम में तो उसका बढ़वार काल लंबा
गर्म और नम, ये हो जाएगा, ठीक है। भिंडी के संदर्भ में ध्यान रखना, भिंडी का प्रमुख जो अपन बात करते हैं येलो मोजेक वायरस लगता है, और येलो मोजेक वायरस जो रहता है इसका जो वाहक रहता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, वाहक आपका रहता है सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई की बात करते हैं ना, तो सफेद मक्खी इसका क्या रहती है, वाहक रहती है येलो मोजेक वायरस का। एक और क्वेश्चन आता है भिंडी की सीड रेट से, सीड रेट के संदर्भ में रखना, एक तो इसकी सीड रहती है 10 से 12 और एक रहती है 18 से 20, ठीक है। वर्षाकालीन 10 से 12 है और ग्रीष्मकालीन 18 से 20 रहती है। कैटफेस, कैटफेस है आपका टमाटर का, ये होता है आपका अनियमित टेम्परेचर के कारण, जब टेम्परेचर उसको अच्छा टेम्परेचर या अनियमित तापमान कह लें अपन, ठीक है, यही आप टेम्परेचर कह लो, अनियमित टेम्परेचर के कारण कैटफेस की समस्या आती है जो टमाटर में होता है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है साथियों, कहां है, नई दिल्ली में स्थित है। एगमार्क कानून बनाया गया था 1937 में बनाया गया था। पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है अल्कोहल टेस्ट से, और पैक्टिन ध्यान रखना, पैक्टिन प्रमुख है आपका किसमें, जेली बनाने के लिए ना, तो आप ध्यान रखना जेली के अंतर्गत 0.1 से लेकर 0.5 से लेकर 1% पैक्टिन की मात्रा अपन जरूरी समझते हैं, इसीलिए उसमें जेली का निर्माण किया जाता है। तो साथियों ये था आपका जेट 2015 का एग्जाम, जिसकी अपन ने फुल विस्तृत चर्चा की है। तो साथियों मैं यही कहूंगा, जिन जिन साथियों ने ये क्लास लगा चुके हैं वो इस क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, आने वाले आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित हो सकती है। रिपीट कर रहा हूं साथियों, जो भी साथी हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एक सिलेक्टेड टीम के मार्गदर्शन के अंतर्गत अगर जेट फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ऐप पे नामात्र की फीस में मिल जाएगा। अगर कोई साथी अपने जीके पोर्शन को मजबूत करना चाहता है तो मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के अर्जुन बैच को ले सकता है, जिसको संधु सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, जिसमें आपका पूर्णतः जीके आपको अच्छा खासा तैयार करवाया जाएगा। मिलते हैं साथियों नए सेशन में नए एक एग्जाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।